नमस्कार, मैं आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए साथियों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, हम लोग ज्योग्राफी का स्टार्ट किए थे, उसमें से 2 वीडियो हमने अपलोड आपको कर दिया था, आप लोग देख रहे होंगे। आज हम लोग तीसरा पार्ट इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्स के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। कि लैंड रिसोर्स क्या होता है ना? तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग और अच्छे से आसानी से आराम से पढ़ते हैं। बोलता है कि जैसा कि जानते हैं कि हम लोग कहाँ रहते हैं, वी लीव ऑन द लैंड। हम लोग कहाँ रहते हैं दोस्तों? हम लोग अर्थ पे ही रहते हैं, हम लोग लैंड पे रहते हैं और वी परफॉर्म द आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द लैंड। और जैसा कि जानते हैं कि हम लोग इसी लैंड पे क्या करते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हम लोग करते रहते हैं। क्या क्या करते हैं? द डिफरेंट वे। अच्छा, दिस लैंड इज द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसा कि जानते हैं ये जो लैंड है ना, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। आई होप कि ये चीज समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है, कि लैंड क्या है हमारा, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंस इट्स सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ। यानी देखिए लैंड क्या है ना, लैंड पे हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, यहाँ हम लोग रहते भी हैं, बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर रहते हैं, है ना? बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जितने भी होते हैं, जितने भी जंगली जानवर होते हैं, उनका ये घर होता है। इसी अर्थ पे रहते हैं बाबू, सारी चीज इसी अर्थ पे करते हैं। आई होप कि ये चीज समझ पा रहे होंगे। ये अर्थ हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे वेजिटेशन है। वेजिटेशन मतलब होता है कि पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर प्लांट्स हैं, और ह्यूमन लाइफ भी यहीं पर पॉसिबल है। आप ही बताइए, हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में ही रहते हैं। और घर कहाँ है? इसी अर्थ पे ही। तो कहने का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे जितने भी होते हैं, चाहे भैया ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, कम्युनिकेशन ले लीजिए, है ना, ये सारे चीज ही क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग अर्थ पे ही करते हैं। अच्छा, बोलता है कि लैंड इज एन एसेट्स ऑफ द फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इज द इंपॉर्टेंट यूजेस। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि लैंड जब इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसी चीज की इंपॉर्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखने का प्रयास करते हैं कि इस चीज को हम लोग लैंड का थोड़ा सा प्लानिंग कैसे क्या कर रहे हैं। तो लैंड वेरियस पर्पस विद टू द केयरफुल प्लानिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जाता है कि यहाँ पर कि लैंड जो है ना, लैंड का बहुत ही वेरियस पर्पस है यहाँ पर विद टू द केयरफुल प्लानिंग। आप इसका बहुत ही अच्छे से क्या कीजिए, केयरफुल प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग को बहुत अच्छे से कर पाएंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आपने क्या बताया कि लैंड तो है हमारे पास में, लैंड तो है, पर इसका बहुत ही अच्छे से और सावधानी पूर्वक क्या करना पड़ेगा, हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है दोस्तों? देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया हैज द लैंड अंडर द वैरायटी ऑफ द रिलीफ फीचर्स। यानी भारत में आप जितने भी लैंड देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह के फीचर्स। फीचर्स का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी लैंड है, वो लैंड एक जैसा स्ट्रक्चर्स नहीं है। कहीं पे तो आप देख पा रहे होंगे क्योंकि कहीं पर पठार है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेन्स एरिया है, कहीं पर मैदानी भाग है। यानी आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर बोलता है कि अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन भी है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है ना, आइसलैंड है। यानी ये सब चीज है, स्ट्रक्चर्स अलग अलग। आई होप कि आप समझ पाएंगे कहीं पर क्या है, कहीं पर पठार, प्लेट्यू, ये सब चीजें। अब यदि हम बोले यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 43% पे क्या है, लैंड एरिया एंड टू द प्लेन्स। तो यानी 43% पे क्या है, आप 43% पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या है, प्लेन्स है ना, 43% पर ये प्लेन्स है। और उसके बाद यानी प्लेन्स मतलब होता है मैदानी भाग है, और विच इज प्रोवाइड टू द फैसिलिटीज ऑफ टू द एग्रीकल्चर। अब आप ही बताइए दोस्त, आप ही बताइए, ये जो प्लेन्स एरिया है यानी मैदानी भाग है, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? ये आपको सिर्फ दो ही चीज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? दो चीज। एक तो पहली बात है कि इससे एग्रीकल्चर कर सकते हैं। मैदानी एरिया से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा बूस्टअप हो जाएगा, जो कि आप जानते होंगे कि जितने भी एग्रीकल्चर होते हैं वो प्लेन्स वाले एरिया में होते हैं। अच्छा, यदि हम लोग माउंटेन की बात करें, माउंटेन का, तो 30% पे माउंटेन है। तो 30% पे क्या है, 30% पे माउंटेन है, जैसा कि आप जानते होंगे माउंटेन्स। ठीक है, अब ये सर माउंटेन्स हम लोग को क्या बेनिफिट देता है दोस्तों? जैसा हम बात करें कि आपको कि माउंटेन्स जो है ना, वो माउंटेन्स आपको क्या देता है बेनिफिट, तो आप ये चीज देख पा रहे होंगे। तो माउंटेन्स हमने बताया कि आपको कि माउंटेन्स क्या बेनिफिट देता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो माउंटेन्स क्या बेनिफिट देता है कि माउंटेन्स से दो चीज निकलता है। पहला एक चीज, तो वहां से बहुत सारी रिवर्स निकलती है ना, और रिवर्स के साथ साथ माउंटेन्स हमारा जो है टूरिस्ट प्लेस के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस होता है। वही चीज बोल रहा है कि मेंटेन्स अकाउंट का 30% ऑफ टू द परसेंट ऑफ द टोटल सरफेस एरिया।
एंड कंट्री एंड इंश्योर द पेरिनियल, ठीक है, पेरिनियल फ्लोस ऑफ टू द रिवर, मतलब जो वैसी नदियां जो सालों भर जो बहती रहती है उसी को पेरिनियल रिवर कहते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे फैसिलिटीज और टूरिज्म भी हम लोग को यहाँ से बहुत ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है। और 27% पे यदि बात करें तो 27% पे यहाँ पर क्या देखते हैं, प्लेट्यू रीजन है, प्लेट्यू रीजन। अब ये प्लेट्यू रीजन आपको क्या प्रोवाइड करता है सर, यहाँ से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, रिच रिजर्व है जो कि है ना, यहाँ से बहुत सारे फसल्स फ्यूल मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये चीज तो मैंने आपको ये चीज बता दिया, 43% पे प्लेन्स है, 30% पे माउंटेन्स है, जहाँ पर हम लोग को सालों भर जो पानियां मिलती रहती है, नदियों का एक सोर्स है, और यहाँ पर टूरिज्म जो है यहाँ पर डेवलप ही होता है यही माउंटेन एरिया पर। और 27% पे हमने आपको बताया कि 27% पे दोस्तों प्लेट्यू रीजन है, जहां से आपको मिनरल्स मिलते हैं और फसल्स फ्यूल्स मिलते हैं। आई होप कि ये चीज समझ पा रहे हो। अब हम लोग थोड़ा सा लैंड स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले कि यहाँ पर यानी लैंड यूटिलाइजेशन टॉपिक में मतलब होता है कि लैंड का बंटवारा कैसे है ना, यहाँ पर लैंड में क्या क्या है ना। अब चलिए देखिए, सबसे पहले एक नंबर पे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर सर बहुत सारे जंगल है, फॉरेस्ट है, बोले ठीक है। अब दूसरा नंबर पे बोलता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर टू द कल्टीवेशन। अब कुछ ऐसे जो है लैंड है, टुकड़ा है, लैंड का टुकड़ा जहां पर खेती करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बैरन लैंड है एंड वेस्ट लैंड, मतलब बैरन या फिर वेस्ट लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ है। और दूसरा चीज है कि लैंड नॉट एग्रीकल्चर पर्पस यूजेज, पुट टू नॉट एग्रीकल्चर यूजेस, मतलब यहाँ पर क्या बोला जाता है कि कुछ ऐसे भी लैंड के टुकड़े हैं जहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग बना दिया गया है, रोड बना दिया गया है और फैक्ट्री बना दिया। आप बताइए, जहां पर लैंड बना है, जहां पर आपका बिल्डिंग्स है, जहां पर रोड है, यहाँ पर क्या खेती हो सकता है, आप बोलेंगे नहीं हो सकता, बिकॉज आपने वहां पर ऑलरेडी क्या बना दिया, बिल्डिंग्स बना दिया, रोड बना दिया है ना, और फैक्ट्रीज बना दिया है, जिसकी वजह से वहां पर खेती नहीं हो पाएगा। अच्छा, तीसरा अब देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ बोलता है अदर अनकल्टिवेशन लैंड, है ना, यहाँ पर फैलो लैंड। अब इस फैलो लैंड का भी आप देखेंगे तो इसका भी क्या है, तीन टाइप्स है। अब इसमें तीन टाइप्स में बोलता है कि परमानेंट जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्राजिंग लैंड, मतलब हम मतलब वहां पर क्या हो रहा है, जो चरवाहे लोग होते हैं वहां पर घास फूस है, जिसकी वजह से वहां पर ग्रेजिंग है, मतलब घास फूस उगा हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर एग्रीकल्चर नहीं। और तीसरा है कि लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्री, मतलब वहां पर बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, मतलब प्लांट्स नहीं है, लेकिन हाँ मतलब बहुत अलग अलग तरह के मतलब पेड़ उड़ लगे हुए हैं, है ना, एग्रीकल्चर के पर्पज से बेसिकली नहीं है। अच्छा, सी नंबर में यहाँ पर क्या बोला जाता है कि कल्टिवेटेड वेस्टलैंड लेफ्ट अंडर, मतलब ये मतलब वो एरिया है जहां पर खेती तो हो सकते थे, पर पिछले 5 साल से खेती नहीं हुई। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो ये सारे चीज हमने बता दिया आपको कि यहाँ पर खेती तो हो सकते थे, पर पिछले 5 साल से खेती नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, फैलो लैंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि फैलो लैंड क्या बोला जा रहा है। फैलो लैंड को आपको यदि समझना है तो फैलो लैंड आप समझिए, फैलो लैंड का भी क्या होता है, टू टाइप्स होता है, एक होता है करंट फैलो लैंड और दूसरा होता है अदर फैलो, अदर करंट फैलो। देखिए, यहाँ पर करंट फैलो की यदि बात करें तो ये वो एरिया है जहां पर पिछले 1 साल से खेती नहीं हुई है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, करंट फैलो के बारे में कर रहे हैं। पिछले 1 साल से यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है, खेती नहीं हुआ है। और वहीं पर यदि हम बात करें अदर देन फैलो, करंट फैलो का, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये वो एरिया है जहां पर पिछले 5 साल से, 1 से लेकर 5 साल तक वहां पर खेती नहीं हुआ। आई होप कि ये चीज आप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा नेट सोन एरिया को भी पढ़ लेते हैं कि नेट सोन एरिया क्या कहला है, मतलब इसमें क्या बताया गया है कि नेट सोन एरिया क्या है ना, और यह चीज नेट सोन एरिया क्या है, और ये क्या है, ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पर समझते हैं। देखिए देखिए, नेट सोन एरिया क्या होता है। नेट सोन एरिया का मतलब ये है यहाँ पर कि एरिया सोन एट लीस्ट 1 इन ईयर, मतलब नेट सोन एरिया मतलब होता है कि वैसा एरिया जहां पर कम से कम जो है ना, एक जो है फसल जरूर उगाया जाए, एक फसल। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, है ना, कि एट एरिया सोन एटलीस्ट वंस इन ईयर, माने एक साल में कम से कम एक फसल जरूर उगाया जाए, इसी को ही बोला जाता है नेट सोन एरिया। अब आइए, अब जाइए देखिए ग्रोस क्रॉप एरिया क्या होता है, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ग्रोस क्रॉप एरिया को आपको समझना है तो इसमें समझिए, इसको मतलब दो पार्ट है इसका, मतलब एरिया सो मोर देन द वंस इन ईयर,
मतलब साल में कम से कम आप एक क्रॉप्स को जरूर लगाइएगा। यहाँ पर लिख दिया है साल में एक बार से ज्यादा, कम से कम एक बार से ज्यादा। और यहाँ पर लिखे हैं कि एरिया सोन एटलीस्ट वन इन ए ईयर, मतलब वैसा एरिया जहां पर कम से कम तो एक बार लगाएंगे, यानी साल में एक बार से ज्यादा। और यहाँ पर बोला जाता है कि कम से कम एक बार, हाँ, मतलब जो है एटलीस्ट वन इन ए ईयर, ये शो करेंगे। अब इस दोनों को यदि ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है आपका ग्रोस क्रॉप एरिया बनता है। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज हमने आपको बता दिया कि ये ग्रोस क्रॉप एरिया क्या है और नेट सोन एरिया क्या है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं कि जो है लैंड पैटर्न के बारे में कि क्या है नहीं, ठीक है। लैंड यूजेस पैटर्न क्या है, अब देख लीजिए लैंड यूजेस पैटर्न के बारे में। द यूज ऑफ द लैंड, ठीक है, डिटरमाइन बोथ टू द फिजिकल फैक्टर सच एज द टोपोग्राफी। अब आप देखिए यहाँ पर लैंड तो है हमारे पास में, लैंड तो है, लेकिन ये डिपेंड करता है वहां के कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में कि वहां पर फिजिकल फैक्टर क्या है। फिजिकल फीचर है यहाँ पर टोपोग्राफी है, यहाँ पर क्लाइमेट है और सॉइल है, सॉइल, ठीक है। ये डिसाइड करता है ह्यूमन फैक्टर के बारे में। मतलब लैंड तो है साहब, वहां का जमीन तो है, पर जमीन खेती के लायक होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है वहां का ट्रोपोग्राफी पे। अब ट्रोपोग्राफी क्या हुआ, ट्रोपोग्राफी का मतलब होता है, ट्रोपोग्राफी का मतलब ये होता है कि वो एरिया कैसा है, मतलब प्लेन्स वाला है, पठार वाला है ना, या माउंटेन्स है, कैसा है वो एरिया, है ना। और वहां का क्लाइमेट कंडीशन है, आप ही बताइए कि उस एरिया का क्लाइमेट कंडीशन जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग काम कर पाएंगे। और वहां की मिट्टी क्या है ये डिपेंड करता है, एज वेल एज द ह्यूमन फैक्टर सच एज द पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एंड टू द कल्चर एंड टू द ट्रेडिशन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वहां पर आपको वहां का टेक्नोलॉजी कैसा है, वहां का कोई किसी भी एरिया का पॉपुलेशन, आप समझ पा रहे हैं, किसी भी एरिया का पॉपुलेशन वहां पर ये तीन चार चीज पर डिपेंड करता है। कि मान लीजिए कि किसी एरिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप इसका मतलब है कि वहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा होगा, एग्रीकल्चर है वहां पर, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा होगा, है ना, मतलब वाटर रिसोर्सेज बहुत अच्छा है। इस यदि ये सब चीज वहां पर नहीं है तो वहां पर पॉपुलेशन नहीं होगा। इसीलिए आप देखिए बिहार में क्यों पॉपुलेशन है आप समझ सकते हैं, एग्रीकल्चर है, सब चीजें है ना। तो वहां पर तो ये चीज है, कहने का मतलब कि आपका लैंड तो है, पर वहां पर कुछ चीज फैक्टर करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वहां पर रहने के लिए। और ये सब चीज है जो कि हमने आपको बताया कि ह्यूमन फैक्टर सच एज द पॉपुलेशन डेंसिटी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, है ना। तो ये चीज आपको देख पा रहे होंगे कि इस तरह से लैंड का यूज का हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न इंडिया का है वो अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर लैंड जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिया गया है 19-20 का भी आंकड़ा दिया गया है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है नहीं है। अब देखिए यहाँ पर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का इंडिया का देखेंगे, तो टोटल ज्योग्राफिकल इंडिया का आप यदि देख पा रहे होंगे तो 2.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल भारत का जो स्क्वायर किलोमीटर है ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर है। लैंड यूज डेटा यहाँ पर जो दिया गया है 90% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इस स्लाइड से पढ़ते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा हम लोग को समझने में। तो ये चीज हम लोग भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक स्लाइड है, यहाँ पर ये देखिए टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो भारत का है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत का टोटल जो क्षेत्रफल है, बोलिए ठीक है। क्षेत्रफल नहीं, मतलब ये जो है आपका ज्योग्राफिकल एरिया भारत का, है ना। अब इसमें से देखिए, इसमें से 93% का जो है ना डाटा हम लोग के पास में अवेलेबल है, 93% का। और 7% का डाटा हम लोग के पास में अवेलेबल ही नहीं है। आप कहेंगे सर क्यों डाटा अवेलेबल नहीं है, ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से डाटा अवेलेबल नहीं है। बाबू यहाँ पर जानते होंगे कि 7% एरिया जो है ना, एरिया डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का कहने का मतलब है यहाँ पर विवाद है। अब विवाद है तो कौन सा एरिया विवाद है। अब देखिए यहाँ पर एक एरिया देख पा रहे होंगे चाइना वाला। आपको याद होगा कि भारत का इसलिए डाटा अवेलेबल नहीं है करंट वाला, क्योंकि आप 7% पे, इसलिए क्योंकि भारत का सबसे ऊपर एरिया में आप जाएंगे तो एक पड़ता हुआ एरिया अक्साई चाइना, अक्साई चाइना, ठीक है। तो वहां पर चाइना ने अपना कब्जा बना के रखा है। और पीओके आप जानते होंगे कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, वहां पर पाकिस्तान ने जो है अपना अधिकार बना रखा है। और नॉर्थ ईस्ट एरिया भी आप जानते होंगे, असम को यदि आप छोड़ देंगे तो वो एरिया भी थोड़ा सा विवादित है, जिसके वजह से ये आपका 7% डाटा हम लोग के पास में अवेलेबल नहीं है। बाकी जो है यहाँ पर हम लोग के पास में 93% डाटा अवेलेबल है। आई होप कि ये चीज आप समझ में आ रहा है। तो चलिए वापस चलते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर कि असम हैज नॉट बीन टू द डन फुली, है ना। तो ये सब देख लीजिएगा जो चीज हमने बता दिया, और चाइना हैव एटलीस्ट बीन टू द, है ना। तो ये चीज बाकी और इसमें कुछ रखा नहीं है, बाकी इतना ही कुछ बोला गया है।
हाँ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो ये चीज यहाँ पर क्या बोला गया है कि अब यहाँ पर बोलता है कि लैंड अंडर द परमानेंट पास्चर हैज आल्सो द डिक्रीज। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर बोलता है कि लैंड लैंड यहाँ पर अंडर द परमानेंट पास्चर आल्सो डिक्रीज, यानी आप जानते होंगे कि जो जमीन है वो चरवाहा का जो जमीन होता है वो भी आज के डेट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। जो चरवाहे लोग जहाँ पर अपने पशु को लेकर, जानवर को लेकर चराते हैं, वो आज के डेट में क्या होते जा रहा है, वो एरिया भी थोड़ा सा घटते जा रहा है। हाउ आर एबल टू द फीड, अब आपको लगेगा कि यदि ये घटते जा रहा है तो किस तरह से वो क्या करेंगे, अपने जानवरों को फीड करवाएंगे, ये तो एक चिंता का विषय है, ठीक है। और ह्यूज कैटल मतलब ह्यूज कैटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑन दिस द पास्चर लैंड। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब चीज बहुत ज्यादा एक चिंता का विषय है कि किस तरह से इतने जो पॉपुलेशन है ये सब कैसे मेंटेन हो पाएगा, जब वो लैंड ही नहीं रहेगा चरवाहे वाला, है ना, जहाँ पर वो अपने जानवरों को लेके जाएंगे और जो खिलाएंगे वो अपने जानवर को, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द अदर लैंड ऑफ द करंट फैलो लैंड एंड टू द आइदर पुअर क्वालिटी, और जो भी फैलो लैंड है वो क्या है, बहुत ही पुअर क्वालिटी के हैं, और साथ ही साथ द कॉस्ट ऑफ टू द कल्टीवेशन, और यदि है भी तो वहां पर कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा हाई होगा, यानी वहां खेती करने लायक तो पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ पा रहे हैं ये चीज कि वहां खेती करने लायक पॉसिबल नहीं है। दिस लैंड कल्टीवेशन वंस इन ट्वाइस। तो यहाँ पर क्यों नहीं है, अच्छा यहाँ पर इसलिए नहीं है खेती करने लायक क्योंकि वहां का फर्टिलाइजेशन जो है वहां पर उस जमीन का वो फर्टिलाइजेशन बहुत ही कम हो गया है। और यहाँ पर बोलता है कि वंस और द ट्वाइस इन अबाउट 3 इयर्स, है ना, यहाँ पर कि आर द कल्टीवेशन वंस, मतलब या तो साल में, मतलब जो है, मतलब एक बार, या जो है एक या एक से दो बार, मतलब एक या दो बार करके खेती क्या करता है वहां पर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि फिर से वो एरिया क्या हो पाए, फर्टिलिटी बनकर वो मतलब आगे आ पाए। समझ पा रहे हैं। तो ऑफ दिस आर टू द इंक्लूड टू द नेट सोन एरिया, दिस आर टू द परसेंटेज, है ना, 54% ऑफ टू द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब यहां पर देख लीजिए, द पैटर्न ऑफ द नेट सोन एरिया इज द जनरली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो पैटर्न यदि आप देखेंगे, पैटर्न, है ना, नेट सोन एरिया का, तो वो भी नेट सोन एरिया का जो पैटर्न है वो एक जैसा नहीं है, किसी राज्य में अलग है और किसी राज्य में अलग है। चलिए हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि किसी राज्य में अलग और किसी राज्य में अलग कैसे है। चलिए ये भी देख लीजिए, यहाँ पर लैंड यूज पैटर्न ऑन इंडिया। यदि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पंजाब और हरियाणा को मिला दे नेट सोन एरिया का, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर मोर देन 80% है, मोर देन 80%। आई होप कि समझ पाएंगे पंजाब हरियाणा। अब यहाँ पर देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश का, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार का, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ जो एक प्लेसेस है वहां का जो मतलब जो नेट सोन एरिया है वो लगभग 10% से भी कम। समझ रहे बात, वहां पर कम है और यहाँ पर देखिए कितना 80% ज्यादा है। आई होप कि ये भी समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताइए। तो 10% है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ 10% से भी कम है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, वही चीज हमने आपको बताई। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो फॉरेस्ट एरिया इनटू द कंट्री फार लोअर देन द डिस्ट्रिक्ट 30%। हाँ, अब यहाँ पर क्या बोला जाता है कि देखिए कि हम लोग का जो भारत में जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट है वो कितना है, कैसे है, वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग के भारत में जो फॉरेस्ट है, हाँ, हम लोग के जो भारत में फॉरेस्ट एरिया है वो देखिए 1960-61 का यदि आप कंपेयर करेंगे तो 18% ही था। 18 मतलब 18.11 ये परसेंट था हमारा, ठीक है, ये परसेंट था फॉरेस्ट एरिया का। अच्छा, 2014-15 का अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो भारत में कितना था, 23.3% था। लेकिन होता क्या है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आती है 1952 में, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 1952 में आती है, उसके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि कम से कम आपके भारत में 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, कम से कम। लेकिन है यहाँ पर कितना देख लीजिए, मात्र 23.3%। अब बोला कितना गया था, बोला गया था कि कम से कम 33% होना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर 33% क्यों होना चाहिए बताइए। ये इसलिए होना चाहिए ताकि आप क्या हो पाए, एसेंशियल फॉर टू द मेंटेनेंस और टू द इकोलॉजिकल बैलेंस, ताकि आप मतलब जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन आप कर पाए, और साथ ही साथ बहुत सारे मिलियंस ऑफ द पीपल हु लिव ऑन टू द फॉरेस्ट, मतलब बहुत सारे जो लोग होते हैं जो क्या होता है जंगल पे आश्रित होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम क्या होना चाहिए, 33% होना। आज भी जानते हैं कि बहुत सारे जो ट्राइब्स भाई लोग होते हैं, है ना, संथाली या जो भी आप जो होते हैं वो लोग जंगल पे ही डिपेंड होते हैं
वहीं से उनका जीवन यापन चलता है। तो इसीलिए कम से कम 33% होना चाहिए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, डिपेंड, ये सब भी हमने बता दिया आपको। आप देख लीजिए यहाँ पर, ये सब चीज हमने बता दिया आपको। नॉन एग्रीकल्चर यूज बेनिफिट, हाँ। अच्छा, कुछ ऐसे भी एरिया है जो कि हम ये बता रहे थे आपको, देख लीजिए यहाँ पर कि अब यहाँ पर बोला जाता है कि टर्म एज द वेस्टलैंड। अच्छा, a part of the land is the term wasteland and land put under the non agriculture uses। तो अब भारत में ऐसे कुछ जो है ऐसे एरिया है जो क्या है वेस्टलैंड भी है और कुछ क्या है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस भी है। अच्छा, वेस्टलैंड आप किसको बोल रहे हैं? वेस्टलैंड उसको बोल रहे हैं जहां पर क्या है रॉकी है, एरिड रीजन है, डेजर्ट एरिया है। तो इस एरिया को आप क्या बोलते हैं? बेसिकली वेस्टलैंड बोल देते हैं। और यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस मतलब क्या होता है? नॉन, मैंने पहले ही बताया कि नॉन एग्रीकल्चर यूजेस का मतलब ये होता है कि जहां पर आपने क्या देखा, वहां पर रोड्स है, रेलवे है, इंडस्ट्रीज बना दिए हैं क्या, तो वहां पर अब खेती के लायक नहीं हो सकते। कंटिन्यूस यूज ऑफ द लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसा कि जानते हैं कि हम लोग लैंड का यानी इस धरती का इस्तेमाल बहुत ही लंबे समय से करते आ रहे हैं। बोल ठीक है साहब, तो करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम विदाउट टेकिंग टू द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ टू द कंजर्व। लेकिन हम लोग उसका मतलब बेहिता मतलब कोई हिसाब ही नहीं है, बेइंतहा तरीके से हम उसका बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और लेकिन उसके कंजर्व के बारे में हम लोग सोच नहीं रहे। तो उसके बहुत जरूरी हो गया है कि अब उसके बारे में थोड़ा सा विचार करें, विमर्श करें कि कैसे हम लोग जो है इस लैंड रिसोर्स का हम लोग कैसे इस्तेमाल करें। अब हैज द रिजल्टेड इन द लैंड डिग्रेशन, जिसके वजह से लैंड क्या क्या हो रहा है, डिग्रेशन होते जा रहा है। दिस इज टर्न एज टू द सीरियस जो है जो कंडीशन बनते जा रहा है, जिससे सोसाइटी में और इन्वायरमेंट में हमारा क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है और पहुंच भी रहा है। आई होप कि ये भी समझ में आ रहा होगा आपको कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि आप देखेंगे लैंड डिग्रेशन ऑफ द कंजर्वेशन मेजरमेंट के बारे में, तो आपको एक चीज और समझ में आएगा कि यहाँ पर कि वी हैव टू द शेयर आवर टू द लैंड वी टू द पास्ट जो है मतलब लैंड को कैसे इस्तेमाल करें। तो लैंड को आप इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पर लिखा है कि वी हैव टू द शेयर, इस तरीके से आप यहाँ पर जो है लैंड को आप यूज कीजिए, ताकि आने वाला जो पास्ट जनरेशन है, जो आने वाला आपका फ्यूचर जनरेशन है, वो भी इसका इस्तेमाल कर पाए। एंड सो बी टू द फ्यूचर जनरेशन, आप इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। 90% 95% यहाँ पर बोला जाता है कि बेसिक नीड्स ऑफ द फूड। आप जानते हैं कि इसी लैंड से आपको क्या मिलता है, इसी लैंड से आपका 90% जो है आपका जो बेसिक चीज है वो यहाँ से मिल जाता है, यानी फूड मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, क्लोथिंग मिल जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम टू द लैंड, यानी इसी पृथ्वी से मिलता है दोस्त मेरे। मैंने यही बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या मिल जाता है आपको, इसी लैंड पे आपको खाना मिलता है ना, रहने के लिए आपको घर मिलता है ना, यहाँ पर ये सब चीज मिलता है, आपको कपड़े मिल जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट ओनली टू ब्राउट अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड बट हैव टू आल्सो एग्रिप्ट ऑफ द पेस ऑफ द, मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ सिर्फ आप जो है ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव की जितने भी क्रियाकलाप है, इंसान जो है वो ना सिर्फ क्या कर रहा है, नॉट ओनली टू ब्राउट टू द डिग्रेशन, आप सिर्फ डिग्रेशन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो डिग्रेशन करने वाले जो कारक होते हैं उसको भी आप क्या कर रहे हैं, नेचुरल को क्या कर रहे हैं, डैमेज ऑफ द लैंड, यानी क्या होता है मतलब, और उसको आप ऐसे एक्टिविटीज कर कर और भी आप क्या कर रहे हैं, इसे जो है मतलब अप्रूव कर रहे हैं, इसे और बढ़ा रहे हैं, बात समझ रहे हैं, जिससे हमारा डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है लैंड को, पेस ऑफ टू द नेचुरल पर। तो नेचुरल जो प्रोसेस होता है उसको और थोड़ा सा मतलब जो है मतलब बढ़ावा मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा डैमेज हो रहा है लैंड। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज टू द डिफॉरेस्टेशन, आप जानते हैं कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो आपका कुछ कुछ डिफॉरेस्टेशन जैसे ग्रेजिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफॉरेस्टेशन, जंगल को काट देंगे आप, है ना, ओवर ग्रेजिंग कर देंगे, माइनिंग कर देंगे, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा लैंड का क्या हो जाता है, डिग्रेशन करता है। मैंने बता दिया आपको, डिफॉरेस्टेशन करने से, ओवर ग्रेजिंग करने से, माइनिंग करने से, ये सब चीज। अब यहाँ पर देखिए बोलता है कि माइनिंग साइट्स आर टू द, ठीक है, एविडेंट आफ्टर द, यहाँ पर एक्सकेवेशन वर्क अप टू द कंप्लीट लिविंग डीप स्कार्स एंड टू द ट्रेस। मतलब क्या होता है, बहुत बार आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे एरिया होता है जहां पर माइनिंग किया जाता है, माइनिंग। अच्छा, माइनिंग करके वहां पर क्या देखते हैं कि माइनिंग करके, माइनिंग मतलब होता है कि मिनरल्स को आप जब निकालते हैं तो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, गड्ढे को खोद लेते हैं, और गड्ढे खोद के क्या करते हैं, उसे उस वहीं तक मतलब वैसे ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, उसे फीलिंग नहीं करते वापस, है ना। तो ये बहुत एक जो है एक चिंता का विषय है, ये करना चाहिए, ठीक है, ये चीज एक बहुत चिंता का विषय है।
अब देखेंगे, बोलता है कि इन स्टेट झारखंड का ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, ओडिशा डिफॉरेस्टेड ड्यू टू द माइनिंग हैव टू द हाउस सर, बोलता है कि सेवर लैंड और टू द डिग्रेशन। तो ये सब राज्यों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। आप झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये सब ले लीजिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक समस्या देखने को मिल रहा है, लैंड डिग्रेशन। ठीक है, अब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ले लीजिए, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग भी हो रहा है। ठीक है, आई होप कि ये चीज भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर देख लीजिए कि मध्य प्रदेश यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग है ना। तो यहाँ पर मेन, यहाँ पर महाराष्ट्र ओवर ग्रेजिंग इन वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द लैंड डिग्रेशन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पर लैंड डिग्रेशन सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है? तो लैंड डिग्रेशन सबसे ज्यादा हो रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है। ठीक है, और हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और इसका ले ले, तो यहाँ पर ओवर ग्रेस इधर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द लैंड डिग्रेशन ड्यू टू द वाटर लॉसिंग लीडिंग टू द इंक्रीज ऑफ टू द, मतलब जो यहाँ पर जो वाटर का परसेंटेज है वो क्या है, सॉल्टी होते जा रहा है यहाँ पर। मिनरल प्रोसेस लाइक टू द ग्राइंडिंग ऑफ टू द लाइमस्टोन। अब जैसे कि जानते होंगे कि एक लैंड का बहुत ज्यादा नुकसान इस वजह से भी हो रहा है कि जो भी मिनरल प्रोसेस होते हैं, आप बहुत जगह पर देखते होंगे कि मिनरल प्रोसेस में क्या होता है, ग्राइंडिंग होता है लाइमस्टोन का। बोलिए ठीक है सर। और साथ ही साथ या सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है, कैल्साइट एंड टू द जो सॉफ्ट स्टोन होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट स्टोन एंड टू द कार्बनिक इंडस्ट्री जे भी होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है हाई मात्रा में, हाई क्वांटिटीज में क्या होता है, डस्ट ऊपर में उड़ते हैं। और वो डस्ट फिर होते क्या है ना, फिर वो कभी ना कभी डस्ट क्या होते रहेंगे, उस पृथ्वी पर आके क्या होते होंगे, बैठ जाते होंगे। और बैठने के बाद दिक्कत क्या होता है, ये देखिए, ये डस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर इट बोलता है कि रिट्रीट्स एंड द प्रोसेस जो है जाने के बाद क्या होता है, एक तरह से जब ये बैठ जाते हैं तो जम जाते हैं। और जमने के बाद क्या होता है, जो पानी होता है वो पानी अंदर जा नहीं पाता, रिस नहीं पाता, उसको ब्लॉक कर देता है रास्ता को। ठीक है, ये वही चीज बोल रहा है कि सेटल डाउन ऑन टू द लैंड और इट रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट वाटर एंड टू द मेजर सोर्स ऑफ द लैंड एंड द वाटर पॉल्यूशन इट मे पार्ट्स ऑफ टू द कंट्री। और ये वाटर पॉल्यूशन भी बहुत सारे आप देखते होंगे कि जो भी इंडस्ट्रीज एरिया होता है उसे यूं ही क्या करते हैं हम लोग, इंडस्ट्रीज से वो पानी निकालकर ऐसे ही नदियों और तालाब में भेज दिया जाता है, जो कि एक जो है प्रॉब्लम्स का विषय है। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको, ये चीज ही बताना चाह रहे थे, है ना। और देयर आर टू द मेनी वे ऑफ टू द सॉल्व प्रॉब्लम लैंड डिग्रेशन ऑफ फॉरेस्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर अब यहाँ पर यही चीज बोल रहा है, देयर आर द मेनी सॉल्व टू द प्रॉब्लम्स, इसके लिए डिग्रेशन है यहाँ पर, फॉरेस्टेशन एंड द प्रॉपर मैनेजमेंट, ग्रेजिंग कैन हेल्प टू द सम एक्सटेंट। और प्लांटिंग कीजिए आप, इससे शेल्टर बेल्ट्स प्लांट्स, कंट्रोल टू द ओवर ग्रेजिंग, होता है कि एस्टेब्लिशन ऑफ टू द सैंड ड्यून्स। मतलब ये सब चीज आप बनाकर क्या कर सकते हैं, जो है जो आपका धरती खराब हो रहा है, जो लैंड खराब हो रहा है, वो सब चीज को, ओवर ग्रेजिंग बहुत ज्यादा हो रहा है उसको रोकिए, है ना। और यहाँ पर सैंड ड्यून्स बना लीजिए, है ना, बहुत ज्यादा जो प्लांटेशन कीजिए, चेक डैम, चेक जो है लैंड डिग्रेशन टू द एरिड एरिया में बनाइए, प्रॉपर मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, है ना, वेस्टलैंड के लिए। तो ये सब चीज ज्यादा करेंगे, ठीक है। और कंट्रोल कीजिए माइनिंग एक्टिविटीज, जो माइनिंग एक्टिविटीज है जो धड़ल्ले से किया जा रहा है उसको आप कंट्रोल कीजिए, और यदि माइनिंग होता है तो वहां पर फिर फीलिंग भी कीजिए। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सोइल एज अ रिसोर्स के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।